विदेश में भारत के ऐसे प्रामाणिक साक्ष्यों को लेकर और इन क्लासिक्स को लेकर क्या धारणाएं आप देखते हैं? हमारे ग्रंथों में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका उपयोग करके उन्होंने अपनी प्रगति की है। दूसरे साइड में बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, तो उनका ये दुबलापन बहुत ही आश्चर्यजनक है। महाभारत रामायण हम इंडिया के बाहर क्यों है? कुछ देश तो अभी इस्लामिक हो गए जैसे इंडोनेशिया, लेकिन अभी भी उनकी रामायण महाभारत की परंपरा अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडोनेशिया में एक नई यूनिवर्सिटी बनी, उसका नाम उन्होंने सुग्रीवा यूनिवर्सिटी रखा है। एक इस्लामिक कंट्री में सुग्रीवा यूनिवर्सिटी का नाम दिया उन्होंने। भारत में हमारे जो भी ग्रंथ हैं अब वो आस्था का ज्यादा विषय है, राइट। वो ज्ञान की परंपरा में उतने नहीं। रामायण या महाभारत की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही कम लोग उसमें जो ज्ञान परंपरा है उसकी बात करते हैं। उसके लिए दोषी हम लोग हैं। नमस्कार, सांस्कृतिक संवाद की श्रृंखला की इस कड़ी में आज बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पुरातत्व के अध्येता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर वसंत शिंदे। वसंत जी, आपका आज की इस बातचीत में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आप इस वक्त जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं तब क्या ही सुखद संयोग है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग का वीर भारत न्यास भारत के एक शाश्वत ग्रंथ महाभारत पर केंद्रित 9 दिनों का एक बड़ा बृहद सांस्कृतिक अनुष्ठान रच रहा है और आप उसमें अपना वैचारिक अभिषेक करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आपका होना इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि महाभारत को हम जिन दृष्टियों से देखते हैं, उसके अध्ययन की जो दिशाएं इस देश ने प्रबुद्धता ने तय की है, उसमें एक पैमाना या एक नजरिया पुरातत्व का भी रहा है और जिसे सबसे प्रामाणिक साक्ष्यों के रूप में देखा भी जाता है। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा के क्रम में और अपनी वैचारिक यात्रा के क्रम में एक बड़े विश्वविद्यालय के कुलगुरु का पद भी संभाला है और देश विदेश की यात्राएं की हैं। तो ऐसे भरे पूरे अनुभव के साथ जब बातचीत करने के लिए आप उपस्थित हैं तो हमारे लिए निश्चित रूप से जिज्ञासाओं का आसमान खुल भी जाता है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा शिंदे जी आपसे कि महाभारत का ये जो प्रसंग हो रहा है, आपके अब तक की यात्रा में क्या इतना बृहद, इतना बहुआयामी और इतना फोकस्ड कार्यक्रम आपने पहले कहीं देखा है? नहीं, इतना बड़ा तो हमने देखा नहीं कभी। जी। हमने काफ़ी देश विदेश में भी हम गए थे और इसके ऊपर ये डिस्कशन डायलॉग्स होते थे। लेकिन इसका जो जिस प्रकार के उसको प्रस्तुत करना था, इसने किया नहीं था अभी तक। ये कितना जरूरी लगता है आपको ये फेस्टिवल? बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये महाभारत हमारे सभ्यता का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है पड़ा और सदियों में हजारों साल से इसको हम मानते हैं और पूछते हैं। तो हमारी संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट भाग है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसके बारे में जानकारी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों को इसको बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ये फैला कि ये एक मिथ है, ये गलत है। उसके बारे में हमको काफ़ी कुछ एविडेंस मिलता है और हमारे पास हमारे जो पुराने ग्रंथ है उसमें भी इसका काफ़ी जिक्र रहता है। जी। और इसका काफ़ी जो स्कल्पचर्स और आर्ट के फॉर्म में भी इसको हम देखते हैं, सदियों काल से देखते हैं। जी। तो ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं हो सकती, ये पार्ट ऑफ हमारा जो पार्ट ऑफ हमारी कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी। तो उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूँकि आप पुरातत्व के रास्ते पर इस देश को जानने समझने की जिज्ञासाओं के साथ में और एक आधिकारिक अपनी पूरी अनुभव के साथ में भी आप जो किया हैं, तब महाभारत और पुरातत्व के रिश्ते को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने पुरातत्व में ज़्यादा तो काम हमने सिंधु सभ्यता के ऊपर काम किया है हमने। और सबसे बड़ा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर था राखीगढ़ी, उसका भी हमने उत्खनन किया हरियाणा में। तो हमको लगता है कि इसकी शुरुआत जो है महाभारत की लगभग उसी टाइम से आना चाहिए, क्योंकि महाभारत के जो हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो जिक्र आता है कि उस टाइम शहर थे, उस टाइम जो अलग अलग क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी था, उसके भी प्रमाण हमको मिलते। तो वो प्रमाण हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे एक बड़ा काम मैं बताना चाहूँगा कि एक NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोग्राफी में एक साइंटिस्ट है राजीव निगम जी। तो उन्होंने इसकी डेट निकालने की कोशिश की थी और उन्होंने जो डेट निकाली साइंटिफिक बेस्ड
जी जी जो साइंटिफिक डेट उन्होंने निकाले जी। वो लगभग हड़प्पा की जो है उससे किससे मिलती सभ्यता, जुलती अच्छा उस समय की उससे सभ्यता। उससे मिलती जुलती है। हाँ, तो एक ये हम मानना चाहते हैं कि लेकिन अभी तक हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि जो हम बोल सकते हैं कि ये हड़प्पा काल में हुई थी। जी जी। लेकिन हाल ही में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सनौली में एक एक्सकर्शन किया है और वहाँ पे रथ मिला है जी जी। और रथ का बार बार उल्लेख हमारे ग्रंथ में आता है अच्छा, महाभारत में आता है। जी जी जी। और अभी तक उसको अभी इंटरप्रिटेशन हो रहा है, लेकिन मानते हैं कि जो रथ है वो महाभारत से जोड़ा गया है उसको। तो उसके प्रमाण हमारे पुरातत्वीय प्रमाण उसमें मिलना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया है इसमें, जो काम था, मैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। जी। वो खुद बहुत ही हमारे देश के बहुत बड़े पुरातत्वीय विद्वान थे और वो पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो प्रोफेसर बीबी लाल। जी जी। अच्छा। तो उन्होंने 1952 में एक प्रोजेक्ट लिया था महाभारत के ऊपर और उनका ये था कि जो एक्चुअल जो एविडेंस है, जो हमारे ग्रंथ में जो जिसका वर्णन आता है, उसके प्रमाण पर पुरातत्व पूरा प्रमाण क्या मिल सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि महाभारत में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जैसे हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, ये अलग अलग जो जगह है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने जी जी। ये कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है। अच्छा। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक जगह 5 जगह उन्होंने चुनी थी और हर एक जगह उन्होंने एक्सकर्शन किया था और वहाँ पे उनको एक सभ्यता मिली थी जिसको हम पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर बोलते हैं। जी जी। जिसका काल लगभग ईसा पूर्व 1500 के आसपास का काल है। तो वो सभ्यता उनको वहाँ पे मिली थी और उनका कहना था कि यही सभ्यता महाभारत की सभ्यता है। लेकिन फिर बाद में जब उनका गहन अध्ययन उन्होंने शुरू किया तो जो वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथ में उसके प्रमाण इसमें नहीं मिल रहे थे। जैसे उसमें बड़े बड़े महल, बड़े बड़े शहर का जो वर्णन आता है वो प्रमाण इसमें नहीं मिल रहे थे। फिर उसमें जो अलग अलग जो वेपन्स की जो डिस्क्रिप्शन आती है, आती है वो भी डिस्क्रिप्शन, वो भी वेपन्स इसमें नहीं मिल रहे थे। तो उनके बाद में बोला कि इसके ऊपर हमको और गहराई से काम करना जरूरी है। लेकिन एक शुरुआत हुई थी वहाँ पे जी। ये महाभारत और पुरातत्व जो अवशेष है उसको देखने की शुरुआत उन्होंने की थी जी। और वही जो प्रयास है अभी अलग अलग जगह। तो कुछ साक्ष्य हैं, कुछ अनुमान हैं, कुछ अनुमान और इसके बीच में जो है वो हम भारत की सभ्यता को, उसके इतिहास और संस्कृति के पूरे अतीत को देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। शिंदे जी, आप देश विदेश की यात्राएं करते रहे हैं। भारत के जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो शाश्वत ग्रंथ हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर हम सब जानते हैं कि 2 ही क्लासिक्स ऐसे हैं जो कई तरह से हमारी परंपराओं में दिखाई देते हैं, और वो हैं महाभारत और वाल्मीकि के रामायण। और उसके बाद फिर उसके भाष्य और उसकी उपकथाओं और कथाओं को लेकर कई सारा लिखा जाता रहा। विदेश में भारत के ऐसे प्रामाणिक साक्ष्यों को लेकर और इन क्लासिक्स को लेकर क्या धारणाएं आप देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है वहाँ पर इस तरह की? तो प्रतिक्रिया क्या, उनका देखिए, उनके एक जिसको हम ड्वाइल अप्रोच बोलते हैं ना, कि एक तो हमारे जो धर्मों में, हमारे ग्रंथों में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका उपयोग करके उन्होंने अपनी प्रगति की है, उन्हें उसमें से निकाल के अपनी प्रगति की है। जी बिल्कुल। और दूसरे साइड में बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है। तो उनका ये दुबलापन बहुत ही आश्चर्यजनक है। जी जी। लेकिन उन्होंने भी माना है कि, पब्लिकली नहीं माना, लेकिन उनको लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। जी जी। और इसलिए हम मानते हैं कि अभी महाभारत रामायण हम इंडिया के बाहर क्यों गया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी रामायण महाभारत का वो अभी भी सेलिब्रेशन करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं। कुछ देश तो अभी इस्लामिक हो गए जैसे इंडोनेशिया, लेकिन अभी भी उनकी रामायण महाभारत की परंपरा अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी उसको बड़े पैमाने से सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली इंडोनेशिया में एक नई यूनिवर्सिटी बनी, उसका नाम उन्होंने सुग्रीवा यूनिवर्सिटी रखा है। एक इस्लामिक कंट्री में सुग्रीवा यूनिवर्सिटी का नाम दिया उन्होंने। तो उनको लगा कि ये जो रामायण महाभारत है उसके साथ जो ग्रंथ पब्लिश हुए उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो फिलॉसफी, वो अभी भी रिलेवेंट है
ये उनका मानना है। जी जी और इसलिए बड़े पैमाने पे उसको अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। जी जी जी। तो हमारा ये नहीं कि ये पूरा अंधश्रद्धा थी और बाहर गए और लोगों ने ऐसा उसको ऐसा ही आत्मसात किया, ऐसा नहीं है। देखिए, अब लौटते हैं भारत की तरफ, तो भारत में हमारे यहाँ इस तरह के हमारे जो भी ग्रंथ हैं, अब वो आस्था का ज्यादा विषय रहे, राइट। वो ज्ञान की परंपरा में उतने नहीं आ पाए। तो ये जो है आस्था में, तो निश्चित रूप से हमारे सामने ये कथाएं सारी आती हैं, और अभी भी जो है हमारी स्मृतियों में, हमारी कहानियों में, हमारे संदर्भों में बार बार लौट लौट कर हम कृष्ण के का बखान करते हैं, किरदारों की बात करते हैं, रामचरितमानस या रामायण की बात है। तो ये जो फर्क है कि आस्था का विषय तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन उसके बाद उससे जुड़े जो ज्ञान की बात है, इस ज्ञान की परंपरा में हमारे समय को वापस संश्लेष करने की जरूरत है। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में इसकी अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो ज्ञान परंपरा है बहुत ही पूरा मतलब बहुत ही रिच परंपरा है, और उसकी शुरुआत लगभग 9,000 साल अपने पीछे जाती है। हमने जो अध्ययन किया है, जब से हमने सेटल लाइफ शुरू हो गए भारतवर्ष में, तब से इसकी शुरुआत हुई है, और दुनिया ने इसको आत्मसात किया है। उन्होंने हमारे से लिया है क्योंकि उनको जानते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ रिलेवेंस है। लेकिन हम जब रामायण या महाभारत की जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही कम लोग उसमें जो ज्ञान परंपरा है उसकी बात करते हैं, और उसके लिए दोषी हम लोग हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान परंपरा जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए थी वो हमने नहीं पहुंचाया। लेकिन अभी प्रयास हो रहे हैं। जी जी। और उसमें काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। आप कृष्ण का ही एक उदाहरण लीजिए कि कितना बड़ा डिप्लोमेट था वो उस टाइम का, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और कौरव पांडव में जो ये हुआ था, तो ये उन्होंने दर्शाया कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे। हमारे जो हम एक फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में ये होता रहता है। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है बड़े पैमाने पे। और कुछ परंपरा जो है कि उसको हमको मानना चाहिए, वो पूरा उन्होंने इस फिलोसफी के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो परंपरा हमको जानना चाहिए। जी जी। वो लोगों तक आना चाहिए ताकि लोग उसके बारे में कुछ जाने और उसके बारे में सीखें। इन पे अल्टीमेटली हम इसका स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इसका उपयोग हम कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं और देश के लिए हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। जी, एक अध्यापक, एक गुरु, एक शिक्षा शास्त्री से अगर मैं ये सवाल करूं कि पुरातत्व अभी भी हमारी शिक्षा में मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाए, अन्य विषयों की तुलना में अभी भी हाशिए पर क्यों है? क्या इसके लिए कोई प्रयासों की कमी है? प्रयासों की कमी तो है ही। देखिए, लास्ट 10 साल में अगर हम शिक्षा जब हमारी प्रणाली है उसमें जो नए नए शोध हो रहे, नए नए जो रिसर्च हो रहे, उसको हम ला नहीं पा रहे, तो कुछ हद तक हम मानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी प्रोएक्टिव होना चाहिए। और जो नए जो ज्ञान हम जो रिसर्चर ये कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये माध्यम यही है कि हम लोग उसमें हमारे टेक्स्ट बुक में लाए जी। लेकिन ये अभी प्रयास अभी हो रहा है, एनसीईआरटी की तरफ से अभी ये प्रयास हो रहा है, और कुछ ही समय में जो नया जो कुछ रिसर्च हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी जी। और जो लोगों में अंधश्रद्धा है वो थोड़ा उसमें कम होने की संभावना हम जानते हैं। जी, वसंत जी, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारी बातचीत में साझा की, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समय जब आप महाभारत के इस उत्सव में एक बड़ी प्रतिभागिता कर रहे हैं और एक प्रबुद्ध वक्ता के रूप में आपकी शिरकत इस उत्सव में जुड़ी है, तब ये बातचीत के दौरान भी और आपके संभाषण के दौरान भी जो निकष हैं आपकी बातचीत के, हम उम्मीद करते हैं कि अनुशंसा के रूप में इसका पालन मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग तो ठीक है, लेकिन देश भर में आपकी आवाज़ जाए और एक बार फिर पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ, जिसके वजह से जिनको दृष्टिगत रखते हुए हम पूरे भारत को एक अलग तरह से संस्कृति और अपने इतिहास में प्रकाशित होता हुआ देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये लगातार प्रयास, ये कोशिशें जारी रहेंगी, और आप जैसे विद्वान यदि इस भारत की मुख्य धारा में अपना ज्ञान का संयोग, अनुभव का संयोग करके भारत की इस पूरी की पूरी ऐश्वर्य को पुनः लौटना में एक बड़ी सारथी की भूमिका निभा सकते हैं, तो इसका स्वागत रहेगा। आप बातचीत में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें
बहुत तार्किक ढंग से हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।